गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर नंबर फर्स्ट, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। इस चैप्टर को हम फुटबॉल गेम के थ्रू समझेंगे। इसके बारे में आपने सुना होगा या फिर खेला भी होगा। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्लेयर्स बॉल को अपने पैरों से खेलते हैं। इसमें कुछ रूल्स होते हैं, जैसे प्लेयर बॉल को अपने हाथ से अगर छू दे गोलकीपर के अलावा तो वो फाउल समझा जाता है। तो अगर आप देखें किसी प्लेयर को फुटबॉल को हाथ में लेकर इधर उधर पास करते हुए, तो फिर वो गेम फुटबॉल नहीं होता, फिर वो दूसरा गेम होता है। तो ऐसे ही जो दूसरे गेम्स होते हैं जैसे हॉकी या फिर क्रिकेट, उनको खेलने के लिए कुछ दूसरे नियम होते हैं। तो जो ये रूल्स हैं यही हेल्प करते हैं किसी गेम को डिफ़ाइन करने में और एक गेम को दूसरे गेम से अलग करने के लिए। जैसे हमने देखा, अगर बॉल को हम पैरों से खेलते हैं तो वो फुटबॉल है, लेकिन अगर वही बॉल हम हाथ से उठाकर खेलें तो वो बास्केटबॉल या फिर हैंडबॉल बन जाती है। तो जैसे हमें गेम को खेलने के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ऐसे ही हमें समाज में रहने के लिए कुछ नियमों को मानना पड़ता है। जो लार्ज सोसाइटीज़ होती है जिसमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग एक साथ रहते हैं, वहाँ पर जो ये रूल्स बनाए जाते हैं वो आम सहमति से बनाए जाते हैं। मॉडर्न कंट्रीज़ के लोग जो होते हैं वहाँ पर उन नियमों को लिख लिया जाता है। तो ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज़ कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है जहाँ पर ये रूल्स लिखे जाते हैं उसे हम संविधान कहते हैं। वाई डज़ अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अब किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? आप इस पिक्चर में देखिए, ये एक असेंबली है। असेंबली का मतलब होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो, आपस में बातें करें किसी टॉपिक पर, मतलब सभा। तो ये संवैधानिक सभा है। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी है। 1934 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने डिमांड की थी कि हमारे देश की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, और दिसंबर 1946 में इस सभा ने संविधान लिखना शुरू किया और नवंबर 1949 तक संविधान लिखा गया। टुडे मोस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। आज के टाइम में जो अधिकतर कंट्रीज़ हैं उनके पास अपना एक संविधान है। While all democratic countries are likely to have a constitution। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का मतलब होता है जो लोकतंत्र देश होते हैं, जहाँ पर लोगों का शासन होता है, जहाँ पर जनता सरकार अपनी इच्छा से खुद चुनती है। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके पास तो अपना संविधान होता ही है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जितनी भी कंट्रीज़ जिनके पास संविधान हो वो कंट्री भी डेमोक्रेटिक हो। A country is usually made up of different communities of people who share certain belief but may not necessarily agree on all issues। एक देश में जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, हो सकता है कि किसी बात पर उन सबके एक ही विचार हो, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि सभी पॉइंट्स पर उनके विचार एक ही हो। तो इसीलिए जब संविधान में नियम या कानून बनाए जाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि सभी लोगों के उस पर एक ही विचार हो। तो हम संविधान को नेपाल की स्टोरी से समझ सकते हैं। जो नेपाल है ये भारत के नॉर्थ में पड़ता है। 1990 से पहले यहाँ पर मोनार्की थी। मोनार्की होता है राजतंत्र, मतलब जहाँ पर देश में एक ही राजा शासन करता है और जनता को सिर्फ उसके जो वो रूल्स बनाता है उनको फॉलो करना होता है बिना कोई आवाज़ उठाए। तो 1990 में नेपाल में संविधान लिखा गया, लेकिन इसमें ये था कि जो फाइनल अथॉरिटी है, मतलब जो फाइनल डिसीजन होगा वो राजा के पास ही होगा। सपोज़ करो संविधान में ये लिखा हुआ है कि चोरी करना अपराध है और उसके लिए 5 साल की सज़ा होगी, लेकिन सपोज़ करो अगर वही चोरी राजा का बेटा या कोई और कर देता है तो राजा उसको पनिशमेंट ना दे, क्योंकि फ़ाइनल डिसीजन तो राजा के हाथ में ही है। तो इसीलिए वहाँ के लोगों ने फिर दोबारा आंदोलन किया और 2006 में वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई। तो 2015 में नेपाल ने फिर एक नया संविधान अपनाया। तो नेपाल ने नया संविधान क्यों अपनाया? क्योंकि अब सिस्टम चेंज हो गया था। पहले वहाँ पर मोनार्की थी, उसके लिए पुराना संविधान था। अब यहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई थी, तो उसके लिए उन्होंने एक नया संविधान लिखा। In a democracy we choose our leaders so that they can exercise power responsibly on our behalf। हम डेमोक्रेसी में क्या करते हैं, लीडर्स को चुनते हैं ताकि वो हमारे बिहाफ पर अपनी पावर का अच्छे से यूज़ कर सके। लेकिन इसकी संभावना भी तो रहती है कि जो लीडर्स हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ करें। तो जो संविधान है वो लीडर्स को अपनी पावर का मिसयूज़ करने से रोकता है।
इसको भी हम एक कहानी से समझेंगे। इस कहानी में क्या है, जो सुरेश है वो क्लास मॉनिटर है, उसके क्लासमेट उसको ज़्यादा पसंद नहीं करते। जो टीचर है जब वो क्लास से बाहर गई तो उसने सुरेश को क्लास का ध्यान रखने के लिए बोला। सुरेश ने अनिल को बेवजह ही क्लास में खड़ा कर दिया और टीचर से उसकी शिकायत की। टीचर ने उसको पनिशमेंट दिया लेकिन उसने कुछ किया नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, जो सुरेश है उसने अपनी पावर का मिसयूज़ किया। तो जो हमारा संविधान है उसमें इस तरीके से कानून बनाए गए हैं ताकि जो लीडर्स हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सकें। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज इन अ डेमोक्रेसी इज़ टू एंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज़ इट्स पावर अगेंस्ट अदर। संविधान ये भी देखता है कि जो हमारे समाज के, देश के जो डोमिनेंट लोग हैं, डोमिनेंट मतलब वो होते हैं जो ताकतवर लोग होते हैं, जो संख्या में अधिक होते हैं या फिर ताकतवर लोग हैं, वो दूसरे कमज़ोर लोगों के ऊपर हावी ना हो सके। देखो यहाँ पर कहानी में क्या दे रखा है, यहाँ पर गेम पीरियड है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही गेम खेलना चाहते हैं। बॉयज़ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लड़कियाँ बास्केटबॉल खेलना चाहती हैं। जब वो टीचर के पास जाते हैं तो टीचर बॉयज़ की साइड लेती है क्योंकि यहाँ पर बॉयज़ संख्या में अधिक है। तो हमेशा ऐसा ही होता है कि जो लड़कियां हैं उनकी कोई बात नहीं मानी जाती। वो दोनों लड़कियां बहुत परेशान हैं, आपस में बातें कर रही हैं। वो वी ऑलवेज़ हैव टू डू व्हाट द बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी। हमें हमेशा वही करना पड़ता है जो बॉयज़ चाहते हैं क्योंकि वो मेजोरिटी में है। मैम को कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि हमारी भी बात सुनी जाए। तो जो हमारा संविधान है वो इस तरह की सिचुएशन होती है हमारे समाज में कि सिर्फ मेजॉरिटी की बात ही सुनी जाए, वो इस चीज़ से हमें बचाता है। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ है वो उनके भी इंटरेस्ट की बात हमारे संविधान में लिखी गई है। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीज़न वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। तीसरा अच्छा रीज़न ये है संविधान का कि ये हमें अपने आप से ही बचाता है। ये थोड़ा अजीब है लेकिन इसको भी हमें कान से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर शबनम है, शबनम कन्फ्यूज़न में है कि उसे क्या डिसीजन लेना चाहिए। कल उसका टेस्ट है और उसके अभी 2 चैप्टर बचे हुए हैं जो उसने अभी रिवाइज़ नहीं किए हैं और टीवी पर उसका फेवरेट प्रोग्राम भी आ रहा है। तो उसको टीवी देखने का भी मन है लेकिन कल टेस्ट है, उसको पढ़ना भी है। तो वो डिसीजन नहीं ले पा रही कि उसे क्या करना चाहिए। तो उसके पेरेंट्स उससे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो बताती है कि उसे क्या करना चाहिए। तो उसके पेरेंट्स उसे तो लड़की बोलती है कि आप एक काम करो, टीवी बंद कर दो ताकि मैं अपना पूरा कंसंट्रेशन पढ़ाई पर ही कर पाऊँ। और फिर अगर आप टीवी बंद रहेगा तो फिर मेरा टीवी देखने का भी मन नहीं करेगा। तो फिर जब वो अगले दिन टेस्ट करती है तो वो सोचती है कि उसने सही किया था कि उसने टीवी नहीं देखा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस उन 2 चैप्टर्स में से आए हुए थे। तो यहाँ पर क्या है, इस कहानी से हम क्या समझते हैं कि जो शबनम है अगर वो उस टाइम टीवी देख लेती, उस टाइम मतलब उसको टीवी देखने का बहुत मन था, तो भले ही उस टाइम उसे टीवी देखना अच्छा लगता लेकिन बाद में उसे बहुत दिक्कत होती अगर उसके टेस्ट में कम मार्क्स आते। तो ऐसे हमारे संविधान हमारे देश में होता है। अगर हमें लगे कुछ टाइम के लिए कि ये सिचुएशन सही नहीं है, ये इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि हमें उस टाइम तो वो ठीक लगे लेकिन बाद में वो चीज़ हमारे लिए ख़राब हो, तो संविधान ऐसा करने से भी हमें बचाता है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे अगर हमारे देश के जो लोग हैं उन्हें अगर ये फील हो कि हमारे देश में डेमोक्रेसी सही नहीं है, डेमोक्रेसी से बहुत दिक्कतें आती है, बहुत सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं, कुछ लोग उन्हें फॉलो करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो होना चाहिए कि हमारे देश में डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, मतलब तानाशाही होनी चाहिए। एक ही राजा हो ज़बरदस्ती सभी नियमों को मनवाए तो सभी लोग फिर डरेंगे अपने राजा से, तो यहाँ पर फिर क्राइम भी कम होगा। लेकिन ये चीज़ें ठीक नहीं है। भले ही उस टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए ये चीज़ें ठीक हो लेकिन बाद के लिए चीज़ें बहुत ख़राब हो सकती है। तो संविधान इस चीज़ को भी करने से हमें बचाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, जो भारतीय संविधान है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, वहाँ पर लोगों ने स्ट्रगल किया अपने देश को आज़ाद कराने के लिए ब्रिटिश रूल से। तो जब हमारा देश अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था तो उन्होंने बहुत सारी दिक्कतें फेस की, जैसे कि इनइक्वलिटी, सरकार कुछ भी कानून बना दिया करती थी उसमें लोगों की कोई भागीदारी होती नहीं थी, तो उन्हें लगता था कि सरकार में लोगों की भागीदारी होना ज़रूरी है। तो इस तरह के पॉइंट्स को ध्यान में रखा गया जब संविधान लिखा गया। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, फेडरलिज्म। दिस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री।
फेडरलिज्म में क्या होता है, जो सरकार होती है उसके एक से ज़्यादा लेवल होते हैं। जैसे कि हमारे भारत में सरकार 3 लेवल पर काम करती है, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल एंड पंचायती राज। सेंट्रल लेवल पर क्या होता है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर होता है, स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर होते हैं, और पंचायती राज में जैसे गाँव में इलेक्शन वगैरह होते हैं, पंचायती इलेक्शन, वो सब आता है पंचायती राज में। गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है, क्योंकि कोई भी लोग सिर्फ हमारे दिल्ली में बैठकर पूरे देश पर कंट्रोल नहीं कर सकते। इसके लिए सरकार को डिवाइड करना ज़रूरी था ताकि वो अपने एरिया का अच्छे से कंट्रोल या ध्यान रख सके। सेकंड आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, हमारे देश में 18 साल से उम्र के सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या किसी भी कास्ट, किसी भी कल्चर से बिलोंग करता हो। तो इसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो जिन लीडर्स को हम चुनते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं और हमारे बिहाफ पर वो वहाँ पर काम करते हैं। थर्ड है सेपरेशन ऑफ पावर। संविधान के अनुसार जो हमारी सरकार है वो 3 ऑर्गन्स में काम करती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। लेजिस्लेचर होता है विधायिका जो कानून बनाती है। कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट। तो लेजिस्लेचर हो जाएगा पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव जो कानून पार्लियामेंट में बनते हैं, जो उन्हें लागू करते हैं, कानून को लागू करता है जो सरकार, जिनकी सरकार होती है। एंड द जुडिशरी मतलब जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सब आते हैं जुडिशरी में। तो इस तरीके से हमारे देश में पावर का सेपरेशन किया गया है। फोर्थ है फंडामेंटल राइट। द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जो फंडामेंटल राइट है उसको संविधान की आत्मा कहा गया है। इसमें 6 फंडामेंटल राइट 6 होते हैं, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। हमारे देश के सभी सिटीजन्स, चाहे वो किसी भी धर्म, कास्ट या वो लड़का हो या लड़की कहीं से भी बिलोंग करता हो, उन सबको समानता का अधिकार है। सेकंड है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे देश के सभी सिटीजन्स को अपनी बात कहने का अधिकार होगा, वो जहाँ चाहे वहाँ पर जा सकते हैं और जो भी वो काम करना चाहते हैं अपनी इच्छा से वो काम कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर आपको लगता है कि आपके खिलाफ़ कुछ शोषण हुआ है, कुछ भी गलत हुआ है, तो आप उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं। ये आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में। फोर्थ पॉइंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपको कोई भी धर्म मानने का अधिकार है। फिफ्थ पॉइंट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। आप अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, इसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। 6 पॉइंट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारे 5 राइट्स हैं, जो हमारे 5 अधिकार हैं, ये उनकी रक्षा करने में हेल्प करता है। क्योंकि इसमें लिखा गया है अगर आपको लगता है आपके इन 5 अधिकारों में से किसी एक का भी हनन हुआ है तो आप इसके खिलाफ़ केस कर सकते हैं। तो इसलिए ये किसमें आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। 5th पॉइंट है सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता। इसमें ये बताया गया है कि सभी धर्म एक समान है। कोई भी स्टेट का मतलब यहाँ पर सरकार से है, मतलब पूरे यहाँ पर स्टेट का मतलब राज्य से नहीं है, मतलब पूरी एक पावर से है जो भी उस टाइम कंट्री से हम कंट्री मान सकते हैं। जो यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या है, कंट्री। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि कोई भी कंट्री किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, उसके लिए सभी धर्म एक समान होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए इस पिक्चर में क्या है। यहाँ पर सबसे पहले पिक्चर में जवाहरलाल नेहरू जो संविधान की कॉपी है उस पर सिग्नेचर कर रहे हैं। सेकंड पिक्चर में राजेंद्र प्रसाद सिग्नेचर कर रहे हैं। ये कब का फ़ोटो है, 24 जनवरी 1950 का। और 26 जनवरी 1950 को तो हमारे देश में संविधान लागू हो ही गया था। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।